नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 12 मार्च 2023 और आज आपका एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम नहीं है। जिस दिन एग्ज़ाम नहीं होती है उस दिन हम अपने तरफ से प्रैक्टिस सेट के तौर पे 1 या 2 वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करा देते हैं और आने वाले शिफ्ट में यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाती है। दोस्तों मैं जो भी क्वेश्चन बताऊँगा सभी क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बताऊंगा और साथ ही साथ साधारण भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको याद हो सके। तो चलिए दोस्तों, इसी आशा के साथ कि इस वीडियो से भी आपको लाभ मिले, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला जो प्रश्न हमने रखा है कि केंद्रीय बजट 2022-2023 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर यानी जो ग्रोथ रेट है वो आपका कितना रखा गया है। तो ग्रोथ रेट जो है इस बजट में आपका 9.2% यानी 9.2% जो है आपका रखा गया है ग्रोथ रेट। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई आर्थिक वृद्धि दर कितने अनुमानित किए गए हैं केंद्रीय बजट 2022-2023 में, तो 9.2%। कुल कितने क्षेत्र में रोजगार सृजन करने की लक्ष्य रखा गया है, तो 14 क्षेत्र में लक्ष्य रखा गया है। इसी क्वेश्चन से मिलता जुलता अगर आपसे कोई पूछ ले कि इंडिया में कितने कोर सेक्टर है वर्तमान में, कोर सेक्टर जो है मेन मुद्दा होता है सरकार का, यहीं से आय भी आती है और यहीं पे व्यय होती है। तो वर्तमान में 8 कोर सेक्टर हैं। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। जैसे आपका फर्टिलाइजर है ना, इलेक्ट्रिसिटी है, ये सब कोर सेक्टर है। इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग जो एनएच होता है, एनएच नेशनल हाईवे होता है ना, नहाई इसके जो है संस्था है जो इनके देख रेख करता है, नहाई NHAI नहाई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनके अंतर्गत जो है नेशनल हाईवे बनाने बिगाड़ने का काम आता है ना। तो इसमें जो है 25,000 किलोमीटर की वृद्धि किया जाएगा इस बजट में, है ना, नेशनल हाईवे के अंदर। अगले 3 साल के दरमियान 400 उत्कृष्ट वंदे भारत एक्सप्रेस की जो है मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। 400 वंदे भारत एक्सप्रेस। देखिए दोस्तों, वंदे भारत एक्सप्रेस को ट्रेन 18 भी कहा जाता है, तो इसे भी ध्यान रखें। अगर ट्रेन 18 ही पूछ दिया तो ये नहीं बोलेगा कि क्या पूछ दिया। इसके अलावा सहकारी समिति जो होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं सहकारी समिति क्या होती है, आर्टिकल 243 में इसकी चर्चा की गई है। तो सहकारी समिति जो होती है इसमें जिस भी समिति की आमदनी 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ के बीच में है उसके ब्याज की रेट में रियायत बरती गई है और 12% से घटा के 7% कर दिया गया है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए रखा है क्योंकि ये जीडी में पूछा गया था इसी बार। इसके अलावा राजकोषीय घाटा जो अनुमानित किए गए हैं जीडीपी में, है ना, फिजिकल डिफिसिट, तो ये आपका 6.4% है और अभी अभी आपने देखा जो ग्रोथ रेट है वो 9.2% आंकी गई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 8 लाख घरों में इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 80 लाख घरों को पूरा करवाने का लक्ष्य रखा गया है। 8 लाख नहीं है, सॉरी 80 लाख है। आप जानते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना चलाए जा रहे हैं इंडिया के अंदर, है ना। इसके अलावा पीएम डिवाइन योजना, ये तो 200 बार पूछा गया है एग्जाम में, इसी बजट में जो है इसको जो है रूपांतरित किए गए हैं। तो इस पीएम डिवाइन योजना में जो है जो महिलाओं होती है और युवाओं होती है उनके आजीविका चलाने के लिए गतिविधियों को समृद्ध बनाने हेतु पहल है ये आपका पीएम डिवाइन योजना, है ना। इसमें जो है 100 करोड़ रुपया का अलग से आवंटन किए गए हैं इस बजट से। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक प्रश्न यहाँ पे विनियोग विधेयक जो है किस सभा में पेश किया जाता है। देखिए विधेयक आपका 3 प्रकार के होते हैं जनरली। एक तो आपका साधारण विधेयक होता है, एक आपका धन विधेयक होता है, एक विनियोग विधेयक होता है। तो विनियोग विधेयक हालांकि धन विधेयक का ही प्रकार है लेकिन नाम अलग है। तो विनियोग विधेयक जो है ये आपका लोकसभा के अंदर पेश किया जाता है। लोकसभा को भारतीय सदन का निम्न सदन कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। इसके कार्यकाल 5 वर्ष की होती है, इसके सदस्यों का कार्यकाल भी 5 ही वर्ष का होता है, न्यूनतम उम्र सीमा 25 वर्ष है। ठीक है, तो ये सभी बात लोकसभा के बारे में ध्यान रखेंगे। वर्तमान में 17वीं लोकसभा जो है कार्यरत है और इनके अध्यक्ष जो है महामहिम ओम बिरला जी हैं। ठीक है, इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 116 में विनियोग विधेयक की जो है बात कही गई है जो आपका परसों के एग्जाम में पूछा गया था, आर्टिकल 116। इसके अलावा अनुच्छेद 112 जो है ये वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट से संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा अनुच्छेद 114 जो है ये 114 कहता है हमारा आर्टिकल कि संचित निधि से कोई भी धन निकासी के लिए संसद का अनुमोदन प्राप्त होगा, है ना। यानी संचित निधि से कोई भी धन अगर निकाल के खर्च करना चाहे तो उसमें संसद की अनुमोदन लगती है। इस प्रकार का रिस्ट्रिक्शन देता है आर्टिकल 114। ठीक है, धन विधेयक लोकसभा में पेश किए जाते हैं, ये तो कॉमन सा क्वेश्चन है और काफ़ी जो है ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, काफ़ी दिन से पूछे जा रहे हैं एग्जाम के अंदर। अनुच्छेद 110 जो है ये धन विधेयक से संबंधित है और अनुच्छेद 108 भी बार बार पूछा जाता है। ये ज्वाइंट सीटिंग है जो लोकसभा और राज्यसभा को सम्मिलित रूप से बुलाते हैं बैठक के लिए। कौन बुलाते
बुलाते हैं, प्रेसिडेंट बुलाते हैं, और अध्यक्षता कौन करते हैं, तो स्पीकर करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है आपका धन विधेयक पर फैसला किसका अंतिम निर्णय होता है, यानी कहने का मतलब है कि कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, ये फैसला कौन लेते हैं, तो स्पीकर लेते हैं, यानी लोकसभा के अध्यक्ष लेते हैं। प्रथम अध्यक्ष भी आपके एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है, तो मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर जो है ये प्रथम अध्यक्ष थे, और प्रथम उपाध्यक्ष अगर लोकसभा का पूछा जाएगा तो अनंत संयम साहब जो है ये आपके प्रथम उपाध्यक्ष थे लोकसभा के अंदर। ठीक है, इसके अलावा विनियोग तथा वित्त विधेयक दोनों ही धन विधेयक के रूप में ही कैटेगराइज किया जाता है, दोनों ही धन विधेयक के ही अपरूप हैं, प्रकार हैं। इसके अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 के जो ए है 266(1) या फिर ए कहिए, इसमें संचित निधि की चर्च की गई है। इस निधि का लेखा परीक्षण का जो काम है ये कौन करता है, तो भारत के महालेखा एवं नियंत्रक परीक्षक यानी कैग करता है। वर्तमान में कैग कौन है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, मैं हिंट दे रहा हूँ, ये भारत के 14वें कैग हैं। ठीक है, और इनका सरनेम मुर्मू है। ठीक है, और इनका जो आर्टिकल होता है सीएजी का जो आर्टिकल होता है 148 होता है, जो अभी सीजीएल मेंस में 6 तारीख को पूछा गया था। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न हमने रखा है कि आईसीसी T20 महिला वर्ल्ड कप जो अभी अभी संपन्न हुआ है, तो इसमें उपविजेता कौन रहे हैं। देखिए, सबसे पहले ये जहां होस्ट हुआ है वही उपविजेता रहे हैं, तो याद करने में आसान हो जाएगी। सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में होस्ट भी हुआ है, और ये दक्षिण अफ्रीका जो है रनर अप भी रहे हैं, है ना, महिला वर्ल्ड कप 2023 के। अब इसके कुछ डाटा है जो यहाँ पे देख लेते हैं। क्रिकेट का फॉर्मेट क्या है, वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप इंटरनेशनल। इसके अलावा होस्ट जो स्टेट मतलब क्या देश रहा है, ये साउथ अफ्रीका रहे हैं। चैंपियन जो रहे ऑस्ट्रेलिया रहा, और ये ऑस्ट्रेलिया का कैमा टाइटल था, तो छवा टाइटल था। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया आईसीसी पुरुष वाला जो 50 ओवर वाला वर्ल्ड कप है ये भी 5 बार जीत चुके हैं, सबसे अधिक बार जीते हैं। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखना है, आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 भारत के अंदर ही होगा। रनर अप जो रहा है ये साउथ अफ्रीका रहे। कितने टीम जो है पार्टिसिपेंट थे, तो 10 टीम जो है भाग लिया था। मैच कितने हुए, तो 23 मैच हुए, और प्लेयर ऑफ द सीरीज जो रहा था ये एस्ले गार्डनर रहे थे। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मोस्ट सबसे ज़्यादा जो रन बनाया था ये एल वोल्वोवार्ट जो है सबसे अधिक रन बनाया था, जो दक्षिण अफ्रीका के हैं। मोस्ट विकेट टेकर जो रहे थे ये आपका सोफी जो इंग्लैंड के हैं। ठीक है, तो ये सभी बात को डाटा को ध्यान रखना है। ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, है ना। हालांकि लोग पीडीएफ का दुरुपयोग कर रहे हैं, इसी पीडीएफ से जो है अपने चैनल के लिए वीडियो बनाते हैं। ये भी छोटे मोटे नहीं, जो क्रिएटर काफ़ी अच्छे हैं वो बना लेते हैं, कोई बात नहीं, फिर भी मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दूंगा। वर्तमान समय में एल्युमिनियम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य कौन है, तो यहाँ से क्वेश्चन जो है 2 दिन पूछे गए हैं। एक दिन तो आपका मैग्नीज का पूछा गया है कि मैग्नीज का सर्वाधिक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इंडियन स्टेट कौन सा है, और एक दिन आपका लोहा का पूछा गया है। ठीक है, तो इसी फॉर्म में मैंने यहाँ पे क्वेश्चन रख लिया है। तो जो वर्तमान में सबसे अधिक एल्युमिनियम का ओर यानी अयस्क का जो आपका उत्पादन करता है, उत्खनन करता है, ये आपका ओडिशा है। सेकेंड स्थान जो है आपका गुजरात का है, तो ये दोनों बात ध्यान रखेंगे। तीसरा स्थान शायद, हाँ, तीसरा स्थान झारखंड का हो जाएगा, है ना। तो ओडिशा, गुजरात और झारखंड ये एल्युमिनियम के मामले में एकाधिकार रखता है इंडिया के अंदर, है ना, पहला, दूसरा और तीसरा। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क जो है ओर जो है ये आपका बॉक्साइट है, ये तो आप जानते ही हैं। लोहा का सर्वाधिक उत्पादन जो है ये भी उड़ीसा के बादाम पहाड़ी में होता है ना। लोहा का संकेत भी आप लिख सकते हैं, फेरस होता है, Fe होता है। लोहा का जो सबसे फेमस ओर है इसे हेमाटाइट कहा जाता है। हेमाटाइट अयस्क से लोहा का निष्कर्षण किया जाता है, ये भी आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा तांबा के जो उत्खनन में अग्रणी हो गए हैं ये आपका मध्य प्रदेश हो गए हैं। खेतरी जो है तांबा का केंद्र जरूर है, लेकिन ये राजस्थान में है, लेकिन ये सिर्फ एक जगह का है कि यहाँ पे तांबा पाया जाता है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट राजस्थान नहीं है। अब ये तगमा जो है छिन गया है और ये मध्य प्रदेश के खेमे में आ गया है। मध्य प्रदेश सबसे अधिक तांबा वर्तमान में उत्खनन करते हैं। सोना के मामले में देश में जो सोना पाया जाता है ये आपका कोलार कर्नाटक में पाया जाता है। जैसा कि आपने KGF पिक्चर देखा होगा तो इसी के ऊपर बनाया गया है। कोलार गोल्ड फील्ड इसका नाम ही है, जो कर्नाटक में है। हीरा जो है ये मध्य प्रदेश के पन्ना में पाए जाते हैं, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। कोयला के उत्पादन में जो हाल ही के वर्ष में सबसे ज़्यादा उत्खनन किए हैं ये आपका छत्तीसगढ़ किए हैं कोयला, और सबसे ज़्यादा कोयला का जो भंडार है ये आपका झारखंड के अंदर है। तो भंडार रहना और उत्खनन करना दोनों अलग अलग चीज़ है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इसी वर्ष 2023 के अंदर भारत में कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन का जो है बैठक होने वाला है। तो यहाँ से मैं बिना क्वेश्चन रखते हुए एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में आपको बता रहा हूँ, तो इसे भी ध्यान रखेंगे कि किस किस चीज़ का बैठक जो है 2023 में हुआ या फिर होने को है इंडिया के अंदर, क्योंकि इंडिया जब होस्ट करेगी तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो आइए मेरे साथ इसे ध्यान से देखें। G20 की बैठक जो है ये आपका 2023 में भारत में होने वाला है। 2022 के अंदर G20 की बैठक इंडोनेशिया के अंदर हुआ था, और 2021 में G20 का बैठक जो है आपका इटली के अंदर
अंदर हुआ था। तो ट्रिपल आई जो है आपका G20 का बैठक 2021, 2022 और 2023 में कराया है। 2023 में अभी होना है भारत के अंदर, ठीक है। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 जो 50-50 ओवर वाला जो मैच होता है, मेन फॉर्मेट वाला आईसीसी वर्ल्ड कप, ये भी भारत में होगा और ये पहला मौका है जब भारत को पूर्णतः मेजबानी मिला है आईसीसी वर्ल्ड कप का। इससे पहले 2011 में भारत के साथ साथ बांग्लादेश और श्रीलंका और इंडिया, ये तीनों देश में जो है कराए गए थे, ठीक है। इसके अलावा 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन जो है ये आपका गोवा में होगा 2023 अक्टूबर के अंदर। 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन जो है ये आपका गुजरात में हुआ था, है ना। यहाँ पर जो है सर्विसेज टीम जो है सबसे अधिक गोल्ड जीता था और ओवरऑल पदक में महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा पदक जीत पाया था, ठीक है। इसके अलावा हॉकी वर्ल्ड कप 2023 जो है कलिंगा स्टेडियम और बिरसा मुंडा स्टेडियम उड़ीसा के अंदर हुआ है। अगर आपसे कोई पूछे कि कलिंगा स्टेडियम कहाँ है और बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ है, तो कलिंगा स्टेडियम जो है ये आपका भुवनेश्वर में है और बिरसा मुंडा स्टेडियम हॉकी वाला ये आपका राउरकेला में है। राउरकेला में एक फैक्ट्री लगाई गई थी सेकेंड पंचवर्षीय योजना के दौरान, है ना। किसके सहयोग से, तो जर्मनी के सहयोग से, ठीक है। तो सेकेंड पंचवर्षीय योजना में 3 फैक्ट्रियाँ विशेष रूप से लगाया गया था, राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर, है ना। तो जो राउरकेला है वो जर्मनी के सहयोग से, जो भिलाई है वो रूस के सहयोग से और जो दुर्गापुर था पश्चिम बंगाल के अंदर वो ब्रिटेन के सहयोग से लगाया गया था। इसीलिए सेकेंड पंचवर्षीय योजना को भारी उद्योग पे बल दिया गया, ऐसी पंचवर्षीय योजना कहा जाता है। साथ ही साथ सेकेंड पंचवर्षीय योजना को पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित माना जाता है। पीसी महालनोबिस के जन्मदिन पर ही 29 जून को जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, जो परसों के एग्जाम में पूछा गया था। इसके अलावा एससीओ संघाई कॉरपोरेशन 2023 का बैठक जो है ये भी गोवा में होने वाला है। तो 37वें राष्ट्रीय खेल जो एससीओ है संघाई कॉरपोरेशन, इनके भी बैठक जो है गोवा में होगा। तो खेल तो बैठक नहीं होती है, खेल तो खेला जाएगा, ये भी गोवा में, और एससीओ का बैठक होगा आपका गोवा में 2023 के अंदर। इन सबों में सबसे इंपॉर्टेंट जो है ओलंपिक समिति की बैठक 2023 में भारत के अंदर मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में होगी और ये सेकेंड मौका है जब भारत इसके होस्ट कर रहे हैं लगभग 40 साल के बाद, ठीक है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। अगला प्रश्न है हमारा, उड़ीसा राज्य स्थित पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। देखिए, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी पहले महेंद्रगिरी के स्थित देवमाली को माना जाता था, लेकिन वर्तमान में ये जो है बात बदल गई है। अब जिंदगरहा, इसका नाम कुछ इस प्रकार से है, देखिए ऐसा लिखा जाता है, ये कीबोर्ड सपोर्ट नहीं किया था, इस प्रकार से है जिंदगढ़ा। गढ़ा, गढ़ होता है ना, गढ़, जैसे राजस्थान वगैरह में बहुत सारे गढ़ हैं, तो इसी प्रकार से जिंदगरहा इसका नाम है। और ये जो है चोटी ये उड़ीसा में स्थित है, जो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है। उड़ीसा के महेंद्रगिरी पर्वत जो है उड़ीसा में ही स्थित है। उड़ीसा में गहिरमाथा कछुआ अभयारण्य जो है ये आपका उड़ीसा में स्थित है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम के अंदर। और आप जानते होंगे कि ओलिव रिडले एक कछुआ की प्रजाति है, जो इस बार के जो आपका उड़ीसा में हॉकी वर्ल्ड कप हुआ है, इसमें इसी के नाम पे जो है वहाँ का शुभंकर मस्कट को तैयार किया गया था, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखें, ओले नाम था उसका, ठीक है। इसके अलावा जो अब्दुल कलाम द्वीप है, इसका नाम पहले व्हीलर द्वीप हुआ करता था, तो ये भी आपका उड़ीसा में है। यहाँ से जो है प्रक्षेपण यान वगैरह को प्रक्षेपित किया जाता है। इसके अलावा ओडिसी जो है आपका शास्त्रीय नृत्य, ये भी उड़ीसा का है। ओडिसी भाषा भी है, ये भी क्लासिकल भाषा भी है और क्लासिकल नृत्य भी है, ओडिसी दोनों, ठीक है। इसके अलावा गोटीपुआ नृत्य ये भी ओडिशा से है। घुमरा नृत्य भी ओडिशा से है। अगर आपके मन में घूमर राजस्थान आ रहा है तो आप सही हैं, घूमर जो है ये राजस्थान का है, लेकिन घुमरा लग जाएगा, राकार लग जाएगा तो उड़ीसा हो जाएगा। छऊ जो है ये भी उड़ीसा में जो है युद्ध संबंधी नृत्य है। छऊ जो है उड़ीसा के साथ साथ झारखंड और आपका जो है पश्चिम बंगाल में भी होती है, ठीक है। इसके अलावा भित्ति चित्र जो है उड़ीसा के दीवार पे की जाने वाला एक नक्काशी, एक चित्र का प्रकार है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। कलिंग युद्ध उड़ीसा से ही संबंधित है। उड़ीसा के तट को उत्कल तट भी कहा जाता है। इसके अलावा पश्चिमी घाट की लंबाई अगर आपसे कोई पूछे तो 1600 किलोमीटर है टोटल। सह्याद्री रेंज भी इसे कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, सह्याद्री रेंज कहा जाता है पश्चिमी घाट को, है ना। तो इसकी टोटल लंबाई लगभग 1600 किलोमीटर है, जो किस किस स्टेट को कवर करता है, तो कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात और केरल। यानी यहाँ से चलता है, ये महाराष्ट्र है, यहाँ पे आपका गुजरात हो जाता है, महाराष्ट्र, यहाँ छोटकू गोवा, और ऐसे करके ये चलता रहता है पश्चिमी घाट, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, तमिलनाडु तक जाती है, ठीक है। इसके अलावा पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है, अभी बताया मैंने, और इसे भारत का हॉट स्पॉट कहा जाता है ज्योग्राफिकली, है ना। भौगोलिक दृष्टिकोण से ये भारत का सबसे जो है हॉट स्पॉट केंद्र है आपका पश्चिमी घाट, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा पूर्वी घाट का विस्तार आपसे पूछा गया था 2-3 दिन पहले CHSL के सेकेंड डे के एग्जाम में, तो ये आपका उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के साथ साथ तेलंगाना से लेकर कर्नाटक तक फैला है। इसमें तमिलनाडु का भी कुछ पार्ट आ जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सब कुछ इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि भाई ये जो पूर्वी घाट का
विस्तार है, किस राज्यों में नहीं है। तो इन चारों के अलावा एक और कोई राज्य रहेगा जो नहीं रहेगा, ठीक है। इसके अलावा केरल के तट को क्या कहते हैं, तो मालाबार तट कहा जाता है। इसके अलावा वाद्य यंत्र से क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, वाद्य यंत्र के प्रकार। तो मैंने भी यहाँ पे कुछ वाद्य यंत्र के प्रकार रखे हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। कौन सा वाद्य यंत्र में दो बांसुरी एक साथ जुड़ा होता है, जिसे छत्तीसगढ़ और राजस्थान के भूभाग में प्रचलित है। देखिए, एक ऐसा वाद्य यंत्र है जिसमें दो बांसुरी, मेरा ड्राइंग बहुत कमजोर है, इस प्रकार के बांसुरी हो सकते हैं, और इसमें दो बांसुरी जो है आपका जुड़ा होता है, ठीक है। तो ये जो आपका इस यंत्र को जो है अलगोजा कहा जाता है, ठीक है। इस वाद्य यंत्र को क्या कहा जाता है, अलगोजा कहा जाता है, कि दो बांसुरी एक साथ जुड़े होते हैं, जो छत्तीसगढ़ और राजस्थान के जो है फेमस वाद्य यंत्र हैं, तो इसे अलगोजा कहते हैं। अलगोजा जो है शिशिर वाद्य यंत्र के उदाहरण है, ये सुशीर नहीं होते हैं, शिशिर होते हैं, है ना, इस प्रकार से होते हैं शिशिर वाद्य यंत्र, ठीक है। इसके अलावा जो भी मुंह से बजाया जाने वाली वाद्य यंत्र है ना दोस्तों, उसे शिशिर वाद्य यंत्र ही कहते हैं। जैसे बांसुरी आपने देखा ही होगा, कृष्ण कन्हैया का प्यारा, है ना। इसके अलावा पुंगी, बीन, बीन तो आप सपेरा वगैरह को देखे होंगे, सहनाई, भूंगल, ये सभी सुशीर वाद्य यंत्र के उदाहरण हैं। तो इसे अच्छे से थोड़ा सा 1 मिनट रुक के जो है देख लें। यानी आप एक बात समझिए कि मुंह से जो वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं उसे सुशीर वाद्य यंत्र कहा जाता है। सबसे पुराना वाद्य यंत्र भी पूछा गया है, तो बीना, माँ सरस्वती की जो वाद्य यंत्र है बीना, ये सबसे पुराना वाद्य यंत्र है, और इनके जो प्लेयर हैं असद अली खान है, ये भी पूछा गया है। असद अली खान जो है ये बीना प्ले करते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ घन वाद्य यंत्र के उदाहरण हैं जो परसों के एग्जाम में आपका आया था, तो मजीरा, करताल, ये सब घन या ठोस, घन या ठोस भी कह सकते हैं इसे। जैसे आपने गांव घर में हम लोग इसे झाइल बोलते हैं, इसमें जो है एक ऐसी रस्सी लगी होती है, और इसमें दो इस प्रकार का रहता है कटोरा नुमा, और दोनों को टकरा टकरा के टन टन की आवाज़ निकालते हैं, छम छम की आवाज़ निकालते हैं। तो इसे जो है मजीरा, करताल, ये सब जो भी हाथ से ठोक ठोक के बजाया जाता है उसे घन वाद्य यंत्र कहते हैं। एक तत्व वाद्य यंत्र होता है, जैसे सितार, एकतारा, बीना, कमाइचा, ये सब क्या है, तत्व वाद्य यंत्र के उदाहरण हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत की पहली पेपरलेस विधानसभा किस राज्य में स्थापित किया गया। देखिए, भारत की पहली पेपरलेस विधानसभा 3 बार एग्जाम में आ चुके हैं, जीडी में आया है, एचसीएम में आया है, इसके पहले एमटीएस में भी पूछा गया था। तो ये आपका नागालैंड है कि भारत में पहली बार जो है पेपरलेस विधानसभा का आगाज किया। नागालैंड की दशकीय वृद्धि जो जनगणना 2011 के अनुसार रहा था, ये 0.6% माइनस में रहा था, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है कि इतने घटे थे, इसकी नेगेटिव में गए थे जनगणना ग्रोथ। इसके अलावा इस विधानसभा ने अब जो है पेपर के जगह पे कौन से एप्लीकेशन से कार्य करेगा, तो एक एप्लीकेशन का नाम है नेवा, NEVE, ठीक है। ये जो है आपका राष्ट्रीय, नेशनल हो जाएगा राष्ट्रीय का। इसके बाद ई से इलेक्ट्रॉनिक कहिए, V से विधान कहिए, और ए से एप्लीकेशन कहिए, यानी राष्ट्रीय विधान एप्लीकेशन के तहत जो है, यानी नेवा के तहत कार्य करेगा, जो इलेक्ट्रिकली हो गया। इसके बाद इस प्रक्रिया में केंद्र और राज्य के जो खर्चों का अनुपात है, यानी जब पेपरलेस हो जाएगा तो इलेक्ट्रिकली करने में खर्च आएगी, और जो खर्च होगा उसका 9 भाग केंद्र वहन करेगा और 1 भाग वो संबंधित राज्य वहन करेगा। इसके अलावा स्वच्छता रैंकिंग में फर्स्ट स्थान रखने वाला स्थान इंदौर है, सेकेंड जो है याद रखना है आपको सूरत है, और तीसरा जो है आपका न्यू मुंबई है ना। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्वच्छता रैंकिंग में इंदौर लगातार 6ठी बार है, और इंदौर में इस बार जो है प्रवासी भारतीय सप्ताह भी मनाया गया था, जहां पे गुयाना के राष्ट्रपति जो है चीफ गेस्ट के रूप में आए थे। इसके अलावा भारत का पहला जैविक राज्य कौन सा, अगर आपसे पूछे तो सिक्किम भारत का पहला जैविक राज्य है। हर घर जल योजना से लाभान्वित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा है, तो ये आपका हर घर जल योजना से परिपूर्ण लैस जो प्रथम राज्य बना, ये आपका गोवा है। अगर प्रथम जिला पूछ दिया जाए, प्रथम डिस्ट्रिक्ट पूछ दिया जाए, तो बुरहानपुर जो है ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच में है, बुरहानपुर, तो ये प्रथम जिला हो जाएगा। इसके अलावा अगर केंद्र शासित प्रदेश में पूछ दिया जाए कि हर घर जल योजना से परिपूर्ण यानी लाभार्थी वाला जो है आपका केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो दमन हो जाएगा, ठीक है। तो ये सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। दादर नगर हवेली और जो आपका दमन एवं दीव को मिला के दमन बना दिया गया है, इसीलिए मैंने दमन कहा। वैसे दादर नगर हवेली जो है यूटी है, जो पहला हर घर जल योजना वाला यूटी होगा। तो दोस्तों, ये थे हमारे तरफ से सुझाए गए क्वेश्चनों का जो है वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।